नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को पड़ोसियों से खतरे की आशंका हमेशा रखनी चाहिए। आज हम कुछ हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषणों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट्स बंगाल की खाड़ी में चीन की जो बढ़ती हुई रणनीतिक चहलकदमी है, उस पर रोशनी डालती हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर अहम है ही, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से ज़रूरी हो सकती है। और हाँ, उन सभी के लिए भी जो इस बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम देखेंगे कि चीन कैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसमें मलक्का स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य की क्या भूमिका है, म्यांमार के कोको द्वीप को लेकर ये चिंताएं क्यों हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो भारत चीन के बीच बढ़ती खींचतान है, इसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वो आर्थिक और रणनीतिक वजहों से चीन के ज्यादा करीब जा रहे हैं। क्या ये भारत के लिए वाकई एक चिंता की बात है? बिल्कुल, ये भारत के लिए सोचने वाली बात तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस बढ़ती नज़दीकी के बावजूद भूगोल अभी भी भारत के पक्ष में है, खासकर मलक्का जलडमरू मध्य के मामले में। ये चीन की नेवी और उसके जो व्यापारिक जहाज हैं, खासकर जिनसे तेल वगैरह आता है, उनके लिए कुदरती रुकावट या कह लीजिए चोक पॉइंट है। और भारत की लोकेशन उसे इस रास्ते पर एक रणनीतिक बढ़त देती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत इस बात से काफी चौकन्ना है कि चीन बंदरगाहों और दूसरी सुविधाओं के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और एक खास चिंता म्यांमार के कोको द्वीप को लेकर है। ये द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ज्यादा दूर नहीं है, शायद सिर्फ 100 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, बहुत करीब। और खबरें ये आ रही हैं कि चीन ने शायद वहां एक लिसनिंग पोस्ट यानी कि एक निगरानी चौकी बना ली है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अंडमान निकोबार में भारत के कितने महत्वपूर्ण नेवी और एयरफोर्स बेस हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो भारतीय रणनीतिकारों के लिए ये चिंता और भी गहरी हो जाती है। डर असल में ये है कि चीन कोको द्वीप की इस कथित सुविधा का इस्तेमाल भारत की जो परमाणु ताकत वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, एसएसबीएन्स, हाँ, एसएसपीएन्स। उनकी रेंज और क्षमताओं पर नजर रखने के लिए कर सकता है। और ये पनडुब्बियां भारत की परमाणु निवारण रणनीति मतलब न्यूक्लियर डिटरेंस का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। ये हमें सेकंड स्ट्राइक क्षमता देती हैं, मतलब दुश्मन के पहले हमले के बाद भी हम जवाबी हमला कर सकते हैं। अच्छा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोको द्वीप लगभग उसी लैटिट्यूड पर है, उसी अक्षांश पर जहां आंध्र प्रदेश में भारत का रामबिल्ली नेवी बेस है। हाँ, जहाँ ये पनडुब्बियां बेस्ड है। एग्जैक्टली, जहां ये परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। तो ये जो भौगोलिक नजदीकी है ना, यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर मान ले एक मिनट के लिए कि वहां वाकई में चीन की कोई निगरानी चौकी है, तो वो असल में क्या-क्या कर सकती है? मतलब उसकी जासूसी क्षमताएं क्या हो सकती हैं? देखिए, कोको द्वीप पर अगर ऐसी कोई चौकी है तो वो चीन को कई तरह की जासूसी करने में मदद कर सकती है। जैसे मान लीजिए भारत के पूर्वी तट से जो रडार सिग्नल निकलते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी संदेश, मिसाइल परीक्षणों से निकलने वाला डेटा जिसे टेलीमेट्री डेटा कहते हैं, मतलब मिसाइल टेस्ट के दौरान जो आंकड़े भेजे जाते हैं। अच्छा, वो सब। हाँ, और पनडुब्बियों के बीच जो बातचीत होती है उस पर नजर रखना। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि ये ओडिशा में जो बालासोर मिसाइल टेस्ट रेंज है, वहां से दागी गई मिसाइलों जैसे अग्नि और K4 सीरीज का सिग्नल रिकॉर्ड करने में बीजिंग की मदद कर सकती है। बाप रे। और इस तरह की जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, सिगिंट जिसे कहते हैं, उससे चीनी एक्सपर्ट्स हमारी मिसाइलों की परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे उनकी रेंज कितनी है, उनकी दिशा बदलने की क्षमता जिसे थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं, और वो वायुमंडल में वापस कैसे घुसती हैं, इन सब के बारे में अहम जानकारी निकाल सकते हैं। और क्या इससे भारतीय नौसेना की जो गतिविधियां होती हैं, उन पर भी नजर रखी जा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। इसके अलावा ये भारतीय नौसेना की तैनाती मतलब जहाज़ों और पनडुब्बियों की आवाजाही के बारे में चीन को पहले से खबर दे सकती है। इससे चीन क्या करेगा? वो अपनी जवाबी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेगा और हमारी नेवी की गतिविधियों पर करीब से नजर रख पाएगा। तो असल डर यही है कि चीन भारत की परमाणु पनडुब्बियों पर नजर रख सकता है और मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक कर सकता है, जो सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक बढ़त को चुनौती है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। लेकिन क्या वहाँ चीन की मौजूदगी का कोई पक्का सबूत है? क्योंकि ये आरोप तो काफी समय से लग रहे हैं ना? सही कहा आपने।
म्यांमार की सरकार इस पर क्या कहती है? यही तो सबसे अहम सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर में जब भारत के रक्षा सचिव म्यांमार गए थे, तो वहां की जो सैन्य सरकार है, जुंटा, हाँ, जुंटा। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कोको द्वीप पर एक भी चीनी नागरिक मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने भारतीय नेवी को द्वीप का दौरा करने की इजाजत देने की जो भारत की मांग थी, उसे माना नहीं है। ओहो, तो फिर शक तो बना रहेगा। बिल्कुल। इससे भारत की चिंताएं तो बनी हुई हैं, और जैसा आपने कहा, ये आशंकाएं कोई नई नहीं है। ये तो 1990 के दशक से ही ऐसी बातें सामने आती रही हैं। हालांकि सच कहूं तो एक रडार स्टेशन के अलावा किसी जासूसी या खुफिया जानकारी जुटाने वाली फैसिलिटी का कोई पुख्ता सबूत अब तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया है। तो मामला थोड़ा धुंधला सा है। हाँ, और मुझे याद आ रहा है शायद 2005 में भारत के तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी कहा था कि वहाँ कोई चीनी सैन्य अड्डा नहीं है। ये तब की बात है जब म्यांमार ने भारतीय अधिकारियों को द्वीप देखने के लिए बुलाया भी था। हाँ, बिल्कुल। तो क्या अब माना जाए कि हालात बदल गए हैं, खासकर ये जो हाल की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उनके बाद? अब ऐसा लगता तो है। हाल की जो सैटेलाइट तस्वीरें, खास तौर पे जनवरी 2023 में मैक्सा टेक्नोलॉजीज की जो तस्वीरें आई, हाँ, मैंने भी देखी हैं वो। उनमें द्वीप पर काफी नए निर्माण कार्य दिखे हैं। इनमें 2 नए हैंगर हैं, मतलब जहाज़ों को रखने की जगह, समुद्र पर बना एक नया रास्ता है, कॉजवे जिसे कहते हैं, और रहने के लिए नए ब्लॉक्स भी बने हैं। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हुआ है। हाँ, और ये सारा कंस्ट्रक्शन द्वीप पर जो पहले से एक रनवे था, जिसे अब और लंबा कर दिया गया है, करीब 2300 मीटर का, और जो रडार स्टेशन है उसी के आसपास हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये किसके लिए हो रहा है? बिल्कुल, यही सवाल है। जानकारी ये भी है कि अगर ये चीन का काम नहीं भी है, तो भी म्यांमार खुद इन सुविधाओं का इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए कर सकता है। और चीन का म्यांमार पर जैसा असर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये अप्रत्यक्ष रूप से चीन के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये नया कंस्ट्रक्शन शक तो पैदा करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो ये सारी गतिविधियां, ये कंस्ट्रक्शन, ये चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CMEC की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक गलियारा है या इसका कोई गहरा रणनीतिक मतलब भी है? हाँ, यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है। CMEC जो है वो चीन के यूनान प्रांत को सीधे म्यांमार के राखाइन राज्य में चीन द्वारा बनाए जा रहे क्योक्फ्यू गहरे समुद्री बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है। इससे होता क्या है कि चीन को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक एक सीधा रास्ता मिल जाता है। ये चीन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे उसकी जो मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता है वो कम होती है, जिसे चीन अपनी मलक्का दुविधा या मलक्का डिलेमा कहता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और क्योंकि म्यांमार में गृह युद्ध के बाद वहां की जो सैन्य सरकार है वो दुनिया में थोड़ी अलग थलग पड़ गई है, इसलिए चीन का असर वहां और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि बीजिंग म्यांमार में अपने भारी भरकम निवेश का फायदा उठाकर कोको द्वीप से इकट्ठा की गई इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी तक पहुंच हासिल कर सकता है। चाहे वो जानकारी म्यांमार की सेना ही क्यों ना इकट्ठा कर रही हो। बिल्कुल, शायद म्यांमार की सेना द्वारा ही इकट्ठा की गई हो। तो हाँ, CMEC सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण भू रणनीतिक प्रोजेक्ट है चीन के लिए। तो क्या ये कहना सही होगा कि बंगाल की खाड़ी अब भारत चीन के बीच मुकाबले का एक नया और अहम अखाड़ा बनती जा रही है? जैसे हम दक्षिण चीन सागर में तनाव देखते हैं, क्या वैसा ही कुछ यहाँ भी पनप सकता है? संकेत तो कुछ वैसे ही मिल रहे हैं। देखिए, म्यांमार का भारतीय नेवी को कोको द्वीप का निरीक्षण न करने देना वो नई दिल्ली में शक तो पैदा करता ही है। और चीन पहले से ही जिबूती, अफ्रीका में एक सैन्य अड्डा चला रहा है। हाँ, वो तो है। जहां से वो लाल सागर और अरब सागर में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाहों को लेकर तो पहले से ही शक है कि चीन उन्हें अपनी नौसेना के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डोल यूज फैसिलिटीज। हाँ, डोल मतलब व्यापारिक और सैन्य दोनों इस्तेमाल के लायक बना रहा है, खासकर अपनी युआन क्लास की पनडुब्बियों के लिए। तो बंगाल की खाड़ी में चीन की ये बढ़ती दिलचस्पी और ये सारी गतिविधियां इसे वाकई टकराव का एक उभरता हुआ केंद्र तो बना ही रही हैं। और ये भी सुनने में आया है कि अब बांग्लादेश और म्यांमार में भी चीन बंदरगाहों को लेकर काफी सक्रिय है, मतलब ग्वादर और हम्बनटोटा के अलावा भी। हाँ, बिल्कुल। ग्वादर और हम्बनटोटा के बाद अब ऐसी खबरें भी हैं कि चीन बांग्लादेश में शायद कॉक्स बाजार में, जहां 2023 में एक पोर्ट का उद्घाटन हुआ था, हाँ, कॉक्स बाजार, वहां एक पनडुब्बी बेस बनाने में मदद कर रहा है। और म्यांमार में क्योक्फ्यू बंदरगाह तो वो विकसित कर ही रहा है। और चीन बांग्लादेश को पनडुब्बियां भी बेच रहा है। ये भी एक अहम बात है।
अच्छा, बांग्लादेश को भी? हाँ, इससे उस क्षेत्र में चीन का नौसैनिक प्रभाव सीधे तौर पर बढ़ रहा है। कुछ जानकार तो दक्षिण एशिया में इन 3 चीनी प्रभावित बंदरगाहों चटगांव बांग्लादेश, हम्मुनटोरा श्रीलंका और ग्वादर पाकिस्तान को भारत को घेरने वाला मौत का त्रिकोण या ट्रायंगल ऑफ डेथ तक कह रहे हैं। मौत का त्रिकोण, ये तो काफी डरावना नाम है। हाँ, नाम तो ऐसा ही दिया है कुछ एनालिस्ट्स ने। असल चिंता यह है कि जल्द ही चीनी पनडुब्बियां और जंगी जहाज भारत के बेहद करीब नियमित रूप से लंगर डाल सकते हैं, और ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती होगी। वाकई ये मौत का त्रिकोण वाली बात काफी गंभीर लगती है। आखिर इस बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या खास है कि चीन यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए इतना उत्सुक है? मतलब इसका रणनीतिक महत्व क्या है इतना? देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, पहली बात तो ये। और दूसरी, ये उन बेहद अहम समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित है जिन्हें हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन या SLOCs कहते हैं। SLOCs, हाँ। ये रास्ते पूर्वी एशिया यानी चीन, जापान, कोरिया को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जोड़ते हैं। दुनिया का लगभग आधा समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। आधा? इतना ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। और भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई देश इसके तट पर हैं। तो इस इलाके का आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्व है कि चीन, जापान, भारत, अमेरिका और यहाँ तक कि रूस जैसी बड़ी ताकतें भी यहाँ अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं। और भारत के लिए तो ये और भी ज़्यादा अहम है। हमारी पूरी पूर्वी समुद्री सीमा यही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा का सवाल है। कई महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस और नेवी बेस इसी खाड़ी में या इसके आसपास हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए यहाँ किसी भी बाहरी ताकत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी भारत के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो होगी ही। और इस क्षेत्र में चीनी जहाज़ों की संदिग्ध गतिविधियों की भी खबरें आती रहती हैं, खासकर उन जहाज़ों की जिन्हें रिसर्च या फिर जासूसी जहाज कहा जाता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन के ऐसे रिसर्च जहाज या कह लीजिए जासूसी जहाज इस इलाके में लगातार आते जाते रहते हैं, और अक्सर उनकी मौजूदगी भारत के जो अहम मिसाइल परीक्षण होते हैं, अच्छा। उनके समय के आसपास ही नोट की जाती है। अच्छा, ये कोइंसिडेंस है या? कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। मिसाल के तौर पर कुछ समय पहले युआनवांग 5 नाम का एक चीनी मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। ये जहाज चीन की सेना PLA की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स चलाती है, और इसमें बड़े बड़े रडार डिश, आधुनिक टेलीमेट्री रिसीवर और सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपकरण लगे होते हैं। मतलब पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि ये हजारों किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, सैटेलाइट की कक्षाओं और नौसैनिक गतिविधियों का पता लगा सकता है और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो भारत इन जहाज़ों की मौजूदगी को अपनी सुरक्षा और अपने रणनीतिक कार्यक्रमों की जासूसी की कोशिश के तौर पर ही देखता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे ये रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी रणनीतिक जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, भारत के पड़ोसियों पर असर डाल रहा है, कोको द्वीप जैसी अहम जगहों पर उसकी मौजूदगी का शक है या शायद मौजूदगी है भी, और CMEC जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए वो अपनी पहुंच भी बढ़ा रहा है। ये तो भारत के लिए कई मोर्चों पर एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बहुत ही तेजी से बदलती हुई स्थिति है, डायनामिक सिचुएशन है, जिस पर लगातार नजर रखने और गहरे विश्लेषण की जरूरत है। खासतौर पर भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से, इस क्षेत्र में उसके प्रभाव के लिहाज से और हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से। ये चीन की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा लगता है जिसे कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता था। हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की रणनीति। एग्जैक्टली। भारत को घेरना और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाना। तो भारत को अपनी प्रतिक्रिया बहुत सोच समझ कर तय करनी होगी। अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना को और मजबूत करना होगा, अपनी निगरानी क्षमताएं बढ़ानी होंगी, और जो समान विचारधारा वाले देश हैं उनके साथ साझेदारी और गहरी करनी होगी। UPSC की तैयारी करने वालों और बाकी सभी सुनने वालों के लिए ये विषय जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समुद्री सुरक्षा और भारत की विदेश नीति की जो चुनौतियां हैं उनको समझने के लिहाज से बेहद जरूरी है। कोको द्वीप, CMEC, ग्वादर,
हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी का रणनीतिक महत्व, ये सब टॉपिक्स परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम हो सकते हैं। इन रिपोर्ट्स में जो तथ्य और विश्लेषण दिए गए हैं, उन पर गौर करना यकीनन फायदेमंद होगा। और आज की चर्चा से आगे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में ये रणनीतिक मुकाबला बढ़ रहा है, भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और जो समान सोच वाले देश हैं जैसे क्वाड सदस्य, उनके साथ अपनी क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए और कौन से नए इनोवेटिव हटकर कदम उठा सकता है। ऐसे कदम जिनका जिक्र शायद आज की चर्चा या इन रिपोर्ट्स में ना भी हुआ हो। क्या भारत को अपनी पड़ोसी पहले नीति को और असरदार बनाने की जरूरत है? इस संदर्भ में अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार या अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम उन पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार तक जानकारी हासिल करते रहें और जागरूक रहें। अलविदा।